स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। ग्रुप थ्योरी में बेसिक्स जो थी मैंने वो आपको सेंड कर दी थी ताकि आप लोग अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लें और उसमें जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो आप डिस्कस कर सकें। लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स उसी हवाले से ही हैं। आफ्टर दैट हमें मूव करना है अपने हायर कंसेप्ट की तरफ। ऑब्जेक्टिव 1 है define a binary operation in Q that is called rational number as 2 binary operation A is equal to that value. The identity element with respect to binary operation is हमने इसको डिस्कस करना है। इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थी आज आपने देखी हैं। इनमें से हम जो कॉम्प्लिकेटेड थी मैंने कहा उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दो वर्ड्स यूज किए हुए हैं। पहला है बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है जी, पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है जी। बाइनरी वर्ड जो है ये निकला है टू से। बाइनरी का मीनिंग जो होता है ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे क्वाड्रेटिक भी टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसी तरह बाइनरी भी टू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा जी, अब मेरे पास कोई नंबर है जैसे कि नंबर 4 है। इस नंबर 4 पे मैं डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई कर सकता हूँ। सच है, मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मैं इस 4 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ। ठीक हो गया। तो स्क्वायर जी। इसी तरह मैं वहाँ जी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, या इसकी हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, बट फ्रैक्शन में हम दूसरा नंबर इन्वॉल्व करते हैं। तो एक नंबर के ऊपर जो भी फंक्शन अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को, अब स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, स्क्वायर भी क्या है, एक फंक्शन है। स्क्वायर का फंक्शन ये है कि वो उस नंबर को उसी से दोबारा मल्टीपल कर देता है। और स्क्वायर रूट जी, वॉइस क्लियर नहीं है, सिर्फ मेमिका को वॉइस क्लियर नहीं है या सबको क्लियर नहीं है वॉइस? प्लीज कोई और बता देगा जल्दी से। क्लियर है जी, जजाकल्ला, थैंक यू। मैम थोड़ा सा नेट को चेक कर लीजिएगा मैम, आप प्लीज। जी बाकी सबको क्लियर है, थोड़ा सा नेट चेक कर लीजिएगा अपना। अमल खान एंड इकरा, जजाकल्ला, थैंक यू। अच्छा जी, तो जब हम किसी एक डिजिट के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो फंक्शन जो किसी एक डिजिट पे एक अल्फाबेट के ऊपर अप्लाई हो सकता है दैट फंक्शन इज कॉल्ड यूनरी फंक्शन। ठीक हो गया, या इसको यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है। ठीक हो गया। अगर एक फंक्शन जो कि दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है, दो के अलावा वो हो ही नहीं सकता, जैसा कि अब दो का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, बाइनरी का मतलब दो ही होता है। ठीक हो गया। अब बाइनरी की मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे पास एडिशन का फंक्शन है, ये दो पे ही अप्लाई हो सकता है, दो के अलावा अप्लाई नहीं हो सकता, किसी एक नंबर पे अप्लाई नहीं होता। टू प्लस क्या, प्लस नथिंग एल्स। तो जब तक कोई और डिजिट नहीं है तब तक ये अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे 2 + 3 है सेम एज 2 - 3 है, 2 × 3 है, अप टू सो ऑन। सो हर वो फंक्शन जिसके अंदर टू डिजिट्स, टू अल्फाबेट्स या टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी फंक्शन कहा जाता है। दैट इज अ फंक्शन बेसिकली, प्लस है, माइनस है, मल्टीपल है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। अब एक फंक्शन है उसको हम कहते हैं कि जी वो दो नंबर्स को मल्टीपल करके उसका स्क्वायर रूट ले लेता है। ठीक है जी। अब बाइनरी ऑपरेशन को, मेरे पास दो डिजिट्स हैं जैसे कि ए और बी है, सो हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दैट? आई रिप्रेजेंट ए स्टार बी। इट मीन्स दैट कि ए और बी के दरमियान में एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिर मैं उसको डिफाइन करता हूँ। उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो ए स्टार बी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इन दोनों को ऐड करेगा या इन दोनों को
सब्ट्रैक्ट करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, कुछ भी हो सकता है। वो एक फंक्शन है, उसका कोई ना कोई काम है, लेकिन वो उसमें दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ एक इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व दोनों होंगे, बिकॉज दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ये भी हो सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारे पास वो ये कहे कि इन दोनों नंबर्स का के मल्टीपल का स्क्वायर रूट हो, इनका फ्रैक्शन हो, a ओवर b हो, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। सेम एज अगर हम तीन नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसा कि ए बी एंड सी, ठीक हो गया, मल्टीपल भी हो सकता है, और उनके ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्राइनरी ऑपरेशन। ठीक हो गया जी। सो बाइनरी, यूनरी और ट्राइनरी का आपको आइडिया हो चुका है जी। तो अब हम वापस आते हैं, कब तक लेते हैं इस क्वेश्चन में जी। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि 2 और a के दरमियान में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इसकी इक्वल होगा। ठीक है, अब उसने इस फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक डिजिट एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, इनके दरमियान में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है उसका फंक्शन ये है कि वो एक्स की इंटीग्रेशन लेगा और उसकी लिमिट होगी ओरिजिन पॉइंट से लेके स्क्वायर रूट 2a, यानी 2 और a दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये उसने बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया है। आगे चलते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या होगा, अब हमने ये बताना है। ठीक है, अब हम इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन को राइट अप करते हैं। जो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है वो ये है कि आपका कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट, जैसे हमने ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है जी, इसका आपने बाइनरी ऑपरेशन लेना है इसके साथ, आइडेंटिटी के साथ, तो आपके पास आंसर ए आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी और ए के दरमियान में जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन ही आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट अल्फाबेट जो फर्स्ट वैल्यू है वो दे रहा है। सो दैट एलिमेंट जो कि इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ हमें वो नंबर वापस कर रहा है, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, जो बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपको बाइनरी आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी एलिमेंट की शनाख्त भी हो चुकी है इस हवाले से। ठीक हो गया। अब हमने बताना ये है कि इस फंक्शन में इस रूल को, इस बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करते हुए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आएगा। मतलब ये कि इसका आंसर 2 और ए है। ठीक है जी, इनको हम बाइनरी ऑपरेशन यही वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ए हमें कब वापस मिलता है। ठीक हो गया, या 2 हमें कब वापस मिलता है। अगर 2 हमें वापस मिल जाता है तो ए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अगर ए वापस मिल रहा है तो 2 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है। सो आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर है आपको। अब जी हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग वी हैव दैट इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, और हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो लिमिट है वो है 0 से स्क्वायर रूट 2a। मैं लिमिट पुट ही कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 2a को जब मैं पुट करूंगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2a। और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी, 0 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 0, नथिंग एल्स। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2a ओवर 2 दैट इज इक्वल टू a। अब क्या हुआ, जब हमने देखा कि हमने 2 का बाइनरी ऑपरेशन लिया a के साथ, तो आंसर हमारे पास a वापस आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है जी, ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास, और 2 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। आई होप सो कि आपको बात क्लियर हो चुकी होगी बाय दैट डेफिनेशन के आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो a के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस बाइनरी ऑपरेशन को फोकस करते हुए जी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक हो गया जी। हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ जी।
सिमिलरली सेम एज जब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, सेम यही कंसेप्ट है, सेम यही ऑपरेशन है। टू बाइनरी ऑपरेशन टू विद a दैट इज इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट 2a, वही आ गया फंक्शन। इनवर्स ऑफ 5/9 विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इज, अब सेम वही है, इसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब इनवर्स को डिफाइन करते हैं कि इनवर्स जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है। इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ये है कि अगर ए है और उसको आपने उसके इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट कराया है, इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट करवाया है, मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे हम बाद औकात या अक्सर औकात गलती कर देते हैं कि हम कहते हैं ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, नो, बाइनरी ऑपरेट करवाएं। बाइनरी ऑपरेट कुछ भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है, तो उसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 2 है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है जी, ए का इनवर्स निकालना है, तो हम ए को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आंसर 2 आता है तो वो उसका इनवर्स होगा, अदरवाइज वो उसका इनवर्स नहीं होगा। ठीक हो गया। आई होप सो मेरी बात आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि ए इनवर्स हमने कैसे फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ 5/9, इनवर्स ऑफ 5/9 हमने मालूम करना है, इसी बाइनरी ऑपरेशन को मदद तो इनवर्स ऑफ 5/9 हमने अगर मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5/9 का बाइनरी ऑपरेट लेना है हमने उसके इनवर्स के साथ जो कि हमने फाइंड आउट करना है। मैं लेट करके उसको ए का नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे आपके सामने है। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे ये राइट कर देता हूँ बाइनरी ऑपरेट, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जी, ये हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेट है ये है 2 बाइनरी ऑपरेट विद ए दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू। बट अब हमें क्या चाहिए, 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5/9। हमें 5/9 के साथ ए का चाहिए बाइनरी ऑपरेट। सो जहाँ जहाँ पे भी 2 है वहाँ हमने रिप्लेस कर देना है क्या चीज़, 5/9। तो यहाँ पे 2 आ रहा था तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 5/9 से, बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सेम वही आता है, x²/2। ठीक हो गया जी। अब x²/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट है 5/9a। जब स्क्वायर से कट होगा तो आपके पास आंसर आ जाता है 5/9, आगे क्या आएगा, a आ जाएगा। ठीक हो गया। और x²/2 है, माइनस लोअर लिमिट 0 होगी इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया 5/9a/2। अब मैंने इस जगह पे पुट कर देना है, इसकी जगह पे ना। ठीक है, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दूं, तो मैं इक्वेशन 1 में जब ये वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/9a, 5/9a/2 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ से a निकालना है, a क्या है, 5/9 का इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों की बाइनरी ऑपरेशन से हमें 2 मिल रहा है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 एंड फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 36/5, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36/5। दैट इज कैलकुलेशन और आप लोगों को अच्छे से आती है। सो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ गया, 36/5 आ गया जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एच ऑप्शन है दैट इज 36/5, ये करेक्ट होगा जी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू इटसेल्फ इज कॉल्ड जी। अब वो कहता है कि एक आइसोमॉर्फिज्म है जो कि ग्रुप जी से उसकी अपनी तरफ है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, कर्नल का नाम देते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है जी, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ कुछ आसान कंसेप्ट की तरफ। हमारे पास एक सेट ए है, ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करूँ। बी हमारे पास है ए बी, ठीक है जी।
अब हमने करनी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दीज टू नॉन एम्प्टी सेट्स की मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है और वो हमारे पास आती है, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1A, ठीक है, इसी तरह 1B, इसी तरह हम देखते हैं 2A, इसी तरह हम देखते हैं तो लास्ट आता है 2B। तो ये हमारे पास क्या है, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। जब आप दो नॉन एम्प्टी सेट्स की का प्रोडक्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम होता है बाइनरी प्रोडक्ट। वाई बाइनरी प्रोडक्ट क्यों है, आपको अच्छे से आइडिया हो चुका होगा, बिकॉज इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं, ठीक है। एनी सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सबसेट है उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं, एनी सबसेट। अब एनी में आपके पास एक एलिमेंट भी हो सकता है, इनमें से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपके पास एक रिलेशन है। इसी तरह R2 आपके पास एक रिलेशन है, मैं लिख देता हूँ उसको, उसमें हमारे पास 1A आ जाता है, सिमिलरली 2B आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम R3 लिख लेते हैं, R3 इज कॉल्ड, एनी सबसेट का मैंने वर्ड यूज किया है तो एनी में कुछ भी नहीं वाला, यानी एम्प्टी सेट भी आ सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और सबसेट लिख लेता हूँ, जैसा कि 1A एंड 1B, 1A सिमिलरली 1B, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या है, कार्टियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं। एनी सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन, उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। मैं ये बात लिख लूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएं और काम आ जाएं। एनी सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू रिलेशन, इसको हम रिलेशन का नाम देते हैं, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये है कि फंक्शन क्या होता है। अब मैं अब फिर आपको फंक्शन भी बताता हूँ। फंक्शन इज अ रिलेशन, यानी इन्हीं में से ये जो आपके पास रिलेशंस हैं, कोई ना कोई जो है एक वो एक फंक्शन होगा, कंडीशन है उसके लिए। फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मैं लिखता हूँ उसको, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी का मतलब ये है कि उसने क्रॉस प्रोडक्ट ली है ए से बी की तरफ, यानी ए क्रॉस बी है। अगर यहाँ पे बी टू ए हो तो बी क्रॉस ए लिया है, समझ आ रही है। तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि ए डोमेन है, बी रेंज है। जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो ए में से होंगे, जो रेंज के एलिमेंट होंगे वो बी से होंगे। और इस पे एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है जिसको हमने एफ का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन क्या है, रिलेशन है, ठीक है। कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में अगर लिखूं यहाँ पे तो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास कि नो रेपिटेशन इन डोमेन, नो रेपिटेशन, आसान अल्फाज में मैं लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। नो रेपिटेशन इन डोमेन, डोमेन में अगर कोई रेपिटेशन ना हो। अब हम आते हैं यहाँ पे, 1 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। 1 2 रिपीट नहीं हो रहा, क्लियर है। 1 रिपीट हो रहा है तो ये आपके पास फंक्शन के खाते से कट जाता है, R4 जो है दैट इज नॉट अ फंक्शन, इसको हमने। अच्छा, क्या R3 जो एक एम्प्टी सेट है, क्या ये एक रिलेशन है, इसका आंसर होता है यस, और इसका नाम होता है दैट इज नलरी रिलेशन, ये इसका नाम होता है जी। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज दैट डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, जिसको हमने एफ का नाम दिया हुआ है, वो आपके पास फर्स्ट सेट के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब मैं डोमेन निकालता हूँ, इस रिलेशन की डोमेन 1 आएगी, लेकिन ए जो है उसके दो एलिमेंट है 1 एंड 2, रेंज R2, इसकी डोमेन 1 2 आ जाएगी, मतलब रिपीट भी कोई नहीं है, और हमारे पास ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करे तो R2 इज अ फंक्शन। R2 क्या है, फंक्शन है। फंक्शन की दो कंडीशन है, डोमेन में कुछ रिपीट ना हो, डोमेन पहले सेट के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन, क्लियर होगी बात जी।
अब हम फंक्शन से आगे मूव करते हैं मैपिंग की तरफ। मैपिंग, मैपिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ फंक्शन। जी, ये पहले मैं बता चुका हूँ। वैसे फंक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो फंक्शन ए से बी की तरफ है। ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि आपके पास सेट की जगह पे ग्रुप हो, ठीक है जी, सेट की जगह पे क्या हो, ग्रुप हो, देन दैट इज कॉल्ड अ मैपिंग। ये क्या कहलाएगी, एक मैपिंग कहलाएगी। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मैपिंग। जी, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, मैपिंग को बाद में देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो फंक्शन की कंडीशंस में दो कंडीशन है। दोनों कंडीशन डोमेन को लेके हैं। क्या यहाँ पे रेंज को लेके कोई कंडीशन है, नहीं, रेंज को लेके कोई कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, रेंज को लेके जो कंडीशंस हैं वो टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेंज ली है, ठीक है, मैं रेंज को रेंज ही लिख देते हैं जी, रेंज ऑफ फंक्शन एफ अगर वो इक्वल आ जाती है बी के, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी आ जाती है, देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। अगर रेंज जो है वो सबसेट आ जाती है, रेंज आ जाती है क्या, सबसेट, अ प्रॉपर सबसेट, नॉट इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में फिर वो इक्वल भी हो सकता है। रेंज सबसेट आ जाती है सेकंड सेट का, देन दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। सिमिलरली, अगर जैसे कि फंक्शन की कंडीशन थी कि डोमेन में कुछ भी रिपीट ना हो, और अगर रेंज में नो रेपिटेशन इन रेंज आता है, नो रेपिटेशन इन रेंज, अगर रेंज में कुछ भी रिपीट नहीं होता, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। उस फंक्शन को हम वन वन फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अच्छा, हमारा मकसद आगे मूव करना है, ये टॉपिक नहीं था वैसे। ऑन टू, इन टू एंड वन वन फंक्शन, इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं कि एक फंक्शन जो ऑन टू भी है, वन वन भी है, उसको हम बाइजेक्टिव का नाम देते हैं, और जो इन टू और वन वन है उसको इंजेक्टिव या इस टाइप का कोई और नाम है, सब्जेक्टिव है, वो नाम देते हैं। ठीक हो गया, मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। जी, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा जी, अब हम मूव कर रहे थे अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था मैपिंग। मैपिंग क्या है, एक फंक्शन, एक फंक्शन जो कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ हो। ठीक है कि एक ग्रुप से किस साइड पे हो, दूसरे ग्रुप की साइड पे हो, उसको आप फाइव का नाम देते हैं, आप एफ का नाम, हम एफ ही लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे बात। एफ एक ऐसा फंक्शन जो कि ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ हो, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। ऐसी मैपिंग, जी, ऐसी मैपिंग जो कि एक फंक्शन, फंक्शन है ना, जैसे बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन था, जिसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स डॉट वाई है, वो इक्वल हो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। सेम एज प्लस के लिए भी यही कंडीशन है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में आप x और y को मल्टीप्लाई करके पुट करें उसका आंसर, और फंक्शन में x को अलग मल्टीप्लाई करें, y को अलग मल्टीप्लाई करें, और उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल होती है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। इस फंक्शन को जो हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। जी, क्लियर हुआ। अब ये कंडीशन कैसे फुलफिल होती है, चलो मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास एक ग्रुप है जी है फॉर एग्जांपल, उसके एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, सो ये चार एलिमेंट्स हैं। अब मैं इनमें से कोई से दो एलिमेंट फॉर ऑल यहाँ पे आगे लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स ग्रुप, ये सारे एलिमेंट एक्स और वाई जो है ये ग्रुप में से हैं फॉर ऑल।
चलिए अब हमने यहाँ से कोई से दो एलिमेंट लेने हैं और हमने फंक्शन में पुट करने हैं। अब मैं फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी फंक्शन इसको कहा जाता है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इस कंडीशन को मैंने फुलफिल कराना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे है एफ ऑफ एक्स डॉट वाई। अब मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अयोटा और माइनस अयोटा ले लेता हूँ। ठीक है, मैं पहले अयोटा और माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करता हूँ, अयोटा डॉट माइनस अयोटा। इसका आंसर आता है माइनस अयोटा का स्क्वायर। जब मैं माइनस अयोटा किसको सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 1। ठीक है, अब मैं 1 को पुट करता हूँ इस फंक्शन में, एफ ऑफ 1। ठीक है, यानी एफ ऑफ, अगर आपको आसानी से लिखूं तो ये चीज आएगी, एफ ऑफ अयोटा और माइनस अयोटा, इसका मतलब 1 है, तो इसकी रेंज हमारे पास आ रही है 1। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी मैं पहले एफ इस फंक्शन के अंदर सिर्फ अयोटा पुट करता हूँ, सो एफ ऑफ अयोटा दैट इज इक्वल टू जस्ट अयोटा। इसी तरह मैं इसके अंदर पुट करता हूँ एफ ऑफ माइनस अयोटा, इसका आंसर भी क्या आता है, माइनस अयोटा आता है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एफ ऑफ अयोटा को और एफ ऑफ माइनस अयोटा को, डॉट एफ ऑफ माइनस अयोटा। ठीक हो गया जी। अब मैं जब इनको पुट करता हूँ तो इसका आंसर अगेन क्या आता है, 1 आता है। सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म, सच टाइप ऑफ मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अगली बात पे। अब यहाँ पे जी और एच क्या था, जी और एच दोनों क्या थे, ग्रुप थे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैपिंग के लिए। जी, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ही इसके स्टार्ट में, ताकि आपको तरतीब का भी ख्याल रहे। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। जी, होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अब जैसे मैंने फंक्शन की टाइप्स बताई थी, ऐसे ही ये जो मैपिंग है जिसको मैंने होमोमॉर्फिज्म का नाम दिया है, अगर यही मैपिंग ऑन टू है, हम उसको कहते हैं दैट इज एपीमॉर्फिज्म। ऑन टू का मतलब क्या था, रेंज जो है वो सेकंड सेट के यानी एच के बराबर हो। अब सेकंड मैपिंग यहाँ पे एच है, अगर ये 1 1 है तो इसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी होमोमॉर्फिज्म का नाम है एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, और अगर बाइजेक्टिव है तो इसको हम आइसोमॉर्फिज्म का नाम भी देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी रे डायग्राम बनाता हूँ तो इसकी रे डायग्राम कुछ ऐसे बनती है कि हमारे पास मैपिंग है, मैपिंग को मैं एम से डिनोट करता हूँ। मैपिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें एक है होमोमॉर्फिज्म, उसको मैं एच ओ एम से डिनोट कर रहा हूँ, होमोमॉर्फिज्म। फिर होमोमॉर्फिज्म के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, सॉरी फॉर दैट। जी, पहली है कि अगर वो 1 1 हो तो मैं यहाँ पे 1 1 कह देता हूँ। एक है ऑन टू हो, ठीक है, ऑन टू, इसी तरह 1 1 ऑन टू। इसी तरह अगर बाइजेक्टिव है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी 3 टाइप्स हो गई, और एक और टाइप भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जी, होमोमॉर्फिज्म। एक और टाइप है जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा, वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, 1 1 है तो मोनो होता है, मोनो, 1 1 मोनो, आपको नाम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ऑन टू है तो एपी है, और बाइजेक्टिव है तो आइसो है। ठीक है, अब इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं। बाइजेक्टिव है तो आइसो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाइजेक्टिव है तो आइसो है, आइसो। आइसो की मजीद टाइप है, ठीक है। उसमें एक टाइप ये है जैसे होमोमॉर्फिज्म की है। अब होमोमॉर्फिज्म की अगर हम कंडीशन देखें तो जी डोमेन है, एच रेंज है। इसमें जी जो डोमेन है, एच रेंज है, दोनों ग्रुप हैं और डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर जी मैपिंग जी टू जी हो, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप सेम ग्रुप पे हो, दैट इज कॉल्ड, ऐसी होमोमॉर्फिज्म, ऐसी होमोमॉर्फिज्म, ये बात का ख्याल रखेंगे, ऐसी होमोमॉर्फिज्म को हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। क्या बोला, कि ऐसी होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या है, होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग, मैपिंग जी से एच की तरफ है, लेकिन अगर वो मैपिंग जी से इटसेल्फ हो और वो होमो हो, होमो क्या हो, वो उस फंक्शन की कंडीशन को डिफाइन करे कि एफ ऑफ एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल हो। क्लियर। और अगर यही जैसे कि एसोमॉर्फिज्म था, अब एसोमॉर्फिज्म किसकी टाइप थी,
होमो की, ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, उसको आइसो कहते हैं। और ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप से उसी ग्रुप की जानिब ही हो, ग्रुप से ग्रुप की जानिब ही हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। एंड ऑटोमॉर्फिज्म इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रिजल्ट्स इन ग्रुप थ्योरी। आपको भी थ्योरम आपने पढ़े होंगे जी। लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, कर्नल। कर्नल क्या होता है, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए ये डेफिनेशन बहुत आसान होगी कि आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक जी है और दूसरा क्या है, जी डैश है। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान क्या हुई है, होमोमॉर्फिज्म हुई है। होमोमॉर्फिज्म जिसने उस रूल को फॉलो किया है, डोमेन जी है, रेंज जी डैश है। दीज आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। हमने क्या किया, हमने एक्स में से एक एलिमेंट लिया, हमने एक्स में से एक सॉरी जी में से एलिमेंट लिया, एक्स का नाम का, जी में से, और उसके ऊपर जब हमने ये होमोमॉर्फिज्म अप्लाई की तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया अगले ग्रुप का, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, अगले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। बात की समझ आ रही है आपको? क्या ऐसा फंक्शन होता है जिससे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? जी होता है। जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट में लिख रहा हूँ ना एक्स, यहाँ पे अगर मैं एक्स को 1 पुट कर देता हूँ ना जी, ठीक है, तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 बहुत सारे ग्रुप्स का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब अगर 1 जी में नहीं है और 1 जी डैश में है, तो इट मीन्स दैट दैट फाई इज कॉल्ड, दैट फाई इज कॉल्ड, वो जो फाई है हमारे पास, जो होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज कॉल्ड कर्नल। ठीक हो गया, के फाई से हम इसको नोट करते हैं, ये कंडीशन लिखी हुई है। सो आपको इस हवाले से भी बात क्लियर हो चुकी होगी जी। तो आज का लेक्चर मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की, सबसे पहले इसमें हमारे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो कि दो डिजिट्स या दो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है और डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन दो डिजिट्स के दरमियान बाइनरी ऑपरेशन ऐसे इस शेप में होगा। ठीक है जी, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ए आ गया। इट मीन्स दैट कि अगर आप एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और आपके पास सेम वही डिजिट वापस आ जाता है, तो दूसरा डिजिट क्या है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जिसके यहाँ इसका एलिमेंट 2 है। आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, उसमें इन्वर्स चाहिए था। इन्वर्स में ये होता है कि आप, चलिए यहाँ पे तो मालूम था, वहाँ पे मालूम नहीं होगा, वो आपको कहेगा इन्वर्स निकालें, तो उसके लिए पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना लाजमी होगा। आपने लाजमी 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 आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, आफ्टर दैट आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप से ग्रुप की तरफ हो, उसको ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाता है। अब इस टाइप की जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स होंगी आपके लिए टू मच इजी होंगी। ठीक हो गया? और जी, एनी क्वेश्चन?